बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आप सभी बच्चे जानते हो हम डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं, तो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल दीजिए एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड दोनों की एग्जांपल दीजिए। ट्रांजिशन मेटल के होने चाहिए वो। सो बेटा वो है जी Cr2O3 जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक का मतलब आपको बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने बड़ी बारी बताया है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होते हैं, ठीक है, दोनों करेक्टर होते हैं। तो Cr2O3 हमारा है एम्फोटेरिक और CrO3 जो हमारा है वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इन 3D ट्रांजिशन सीरीज एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड्स के ऊपर। सो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं तो 10 एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप स्कैंडियम टू जिंक जाते हो, गिव मी दैट कार्डबोर्ड, रेड कार्डबोर्ड, बी केयरफुल। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि जैसे हम चलते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर जस्ट लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी फाइंड इट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये मैंने आपके सामने 10 एलिमेंट लिख दिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक, है ना। इनमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और फिर कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो कैपेबिलिटी देखने को मिलती है वो आपको मैंगनीज में देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप मैंगनीज में पहुंचते हो तो वो बन जाती है 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब 3d5 में आप देखिए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 5 तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो अपने s ऑर्बिटल से। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ 3d और 4s की एनर्जी, दादी इज नॉट देयर, मैंने आपको बताया हुआ कि 3d और 4s की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो जितनी एनर्जी आप लगाओगे d में से इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतनी एनर्जी निकलेगी जी s में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। s के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल यहाँ पे हम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुँच सकते हैं। और इससे रिलेटेड पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था कि भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, यानी बेटा टोटल जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है ना, उसमें जो पहली ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट बोलते हैं उसको, ऐसे सेकंड फिर थर्ड, 3 ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं यूजुअली। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है? उसका आंसर था मैंगनीज। मैंगनीज में 1 2 3 4 5 अनपेड, 5 तो ये अनपेड हो गए और 2 ये शेयर हो गए, तो +7 आ जाती है। बेटा अब उस क्वेश्चन में वापस आता हूँ जो मैं आपको करवा रहा हूँ। उसमें पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। तो याद रखना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है जी आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे, और जितने मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ें। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यही बताया आपको। 3D ट्रांजिशन सीरीज में सबसे पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है स्कैंडियम टू मैंगनीज, और फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है आयरन टू कॉपर। तो इसी करके बेटा मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज होगा, स्कैंडियम टू मैंगनीज पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा,
उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और जिंक के ऊपर आकर तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिंक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है जी 3d10 4s2। सो 3d10 4s2 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है प्यारे बच्चों, उसके अंदर तो किसी भी तरह का मेटालिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। इसीलिए जिंक का मेटालिक पॉइंट बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल कम होगा। सो अगर हम अरेंज करें तो यानी सबसे पहले स्कैंडियम टू जिंक जब आप जाओगे, पहले अपना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और फिर मेल्टिंग पॉइंट घटेगा क्योंकि अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। सिंपल। सो यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो वो होगा जी मैंगनीज का, क्योंकि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इन 4f इन अ ट्रांजिशन सीरीज डिस्कस करो। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले बताया कि जो 4f ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो डिफ्यूज शेप होती है। डिफ्यूज शेप होने के कारण उसके अंदर लगता है जी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। सो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने के कारण ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा आपको उनके एटॉमिक साइज में। तो जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती हैं। टेक ऑफ योर स्पेक्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने से उनको सेपरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आइए पढ़ें। इन 4f series, electrons are strongly attracted toward nucleus. Atomic size decreases in 4f inner transition series due to poor shielding effect of 4f electrons and increase in nuclear charge. On moving from cerium to lutetium, the decrease in atomic size is small due to lengthened contraction. So क्योंकि 4f सीरीज में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है और 5f सीरीज में होती है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, इस करके ज़्यादा एटॉमिक साइज में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यूजली पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स को स्टडी करो, उनको आप नोटिस करो, सो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम अल्कली मेटल का साइज़ देखें, हमेशा अल्कली मेटल का साइज़ बड़ा होता है ना, क्योंकि वो लेफ़्ट में पहले ग्रुप है अल्कली, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो +1 में हमने अपना बेस बनाया हुआ है कि जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो साइज़ डिक्रीज़ होता है। जब टॉप टू बॉटम जाते हो आप ग्रुप्स और पीरियड्स में, ग्रुप में जाइए टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ेगा, पीरियड में जाइए लेफ़्ट टू राइट साइज़ घटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और शेल्स का नंबर उतना ही है। तो ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा क्लोजली इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और फाइनली साइज़ छोटा करते 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 बिल्कुल छोटा साइज़ कर देते हैं। पर आप जब बात करोगे आपकी इनर ट्रांजिशन इज जस्ट टेक ऑफ दिस, रिमूव दिस हार्ड ड्राइव फ्रॉम द वायर। सो इसी तरह जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप नोटिस करोगे, आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि जी अपने 4f ऑर्बिटल्स में भी यही देखने को मिले, 4f सीरीज यानी लेंथेनाइड्स में भी यही। आप रट्टा मार लो बेटा, 4f मतलब लेंथेनाइड, 5f मतलब एक्टिनाइड। सो आप सोचोगे कि जी 4f के अंदर भी साइज़ लेफ़्ट टू राइट कम होना चाहिए, 5f में भी साइज़ लेफ़्ट टू राइट कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। 4f में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो साइज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। रीज़न क्योंकि 4f के केस के अंदर क्या होता है बच्चों, वहाँ वो डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन है, डिफ्यूज्ड शेप ऑर्बिटल की शेप। अब डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है उसमें होल्स हैं। तो उस f ऑर्बिटल में होल्स होने के कारण आप ये नोटिस करोगे कि वहाँ पे जो साइज़ है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ ज़्यादा छोटा नहीं होता, वो सेम सा रहता है। इसी को भी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो हेंस एटॉमिक साइज़ में ज़्यादा चेंज नहीं होता जो एलिमेंट 4f सीरीज़ को बिलोंग करते हैं यानी लेंथेनाइड्स के। इवन सेम एक्सप्लेनेशन आप 5f के लिए भी लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इन द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज, सो आप सिंपल पूरे का पूरा आंसर लिखोगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ आयनिक स्पीशीज़ हैं, आइए देखें। एक तो स्कैंडियम पे 3 पॉजिटिव का चार्ज है, एक सीरियम है उस पर 4 पॉजिटिव का चार्ज है, यूरोपियम है उस पर 2 पॉजिटिव का चार्ज है। फिर वो कहता है इनमें से कौन सी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
अपने आंसर का सूटेबल रीज़न भी दीजिए। तो पहले तो एटॉमिक नंबर देखो, स्कैंडियम का 21 है, सीरियम का 58 है, यूरोपियम का 63 है। अच्छा, अब इनको हम इनकी कैटायनिक स्टेट में ले जाते हैं। कैटायनिक स्टेट मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद देखते हैं क्या है। तो स्कैंडियम को 3 पॉजिटिव में रहना पसंद करता है। सो 3 पॉजिटिव में देखो जी 3d0 4s0 हो गया। सीरियम 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है। तो 4 पॉजिटिव में 4f0 5d0 6s0 हो गया। यूरोपियम 2 पॉजिटिव में रहना पसंद करता है। यहाँ पे 4f7 है हाफ फिल्ड, 5d8 5d0 6s0। अब आप नोटिस करो यहाँ पे वो कहता है जी सीरियम 4 पॉजिटिव गुड कॉम्प्लेक्सिक एजेंट है, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है सीरियम 4 पॉजिटिव से सीरियम 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाए ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है, मतलब क्या उसके पास अट्रैक्शन की पावर है। यानी C4 पॉजिटिव को अगर आप देखोगे 4f0 5d0 6s0 है ना, तो ये पूरे का पूरा जो ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे खाली हैं, और इसमें लोअर मोस्ट एनर्जी होती है 4f की, तो वो हमेशा चाहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो सीरियम 4 पॉजिटिव को जब भी मौका मिलेगा उसके सामने इलेक्ट्रॉन होगा, वो एकदम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सीरियम 3 पॉजिटिव बना देगा। इस करके क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण आप कह सकते हो कि सीरियम 4 पॉजिटिव एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है बेटा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यूरोपियम की बात करते हैं। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये यूरोपियन 3 पॉजिटिव में भी चेंज हो सकता है। ज़रा ध्यान से देखो यूरोपियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 4f7 5d0 6s0 दिख रहा है। सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो ये बन जाएगा यूरोपियम 3 पॉजिटिव में। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि सीरियम 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश में रहता है, इस करके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यूरोपियम 2 पॉजिटिव चाहता है जी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, सॉरी हाँ, सो इस करके वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। सो ये हमारा बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। सो आगे हमारे पास है दोनों के बारे में बात करते हैं। सो आगे हमारे पास है डिसाइड गिविंग रीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ओके तो हमारे पास है बेटा आयरन और कॉपर में से। शॉप्स आर क्लोज्ड। आयरन और कॉपर में से हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जरा चेक करें। आयरन है बच्चों 3d6 4s2, ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो 5 ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं 3d6 में। कॉपर में देखो जी 3d10 4s1 है, इसके पास तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आयरन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। सिंपल, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने मेटालिक बॉन्ड। तो आयरन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने मेटालिक बॉन्ड बनाएगा? 4। और आपके कॉपर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने मेटालिक बॉन्ड बनाएगा? 1। समझ आ गया? सो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ आयरन और कॉपर में से? आयरन का ज़्यादा हुआ, क्योंकि आयरन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फिर आपके पास है कोबाल्ट 2+ और निकल 2+। कहता है इनमें से लोअर मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होगी? लोअर मैग्नेटिक मोमेंट उसकी होगी बेटा जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो सबसे पहले अगर आप नोट करो, कोबाल्ट 2+ में 3d7 है, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है? कोबाल्ट 2+ के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। निकल 3d8 है, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
सो सब बात ख़त्म होगी। तो क्योंकि कोबाल्ट के पास 3 अनपेड है, निकल के पास 2 है, तो निकल की लोअर मैग्नेटिक मोमेंट होगी कॉपर से, कोबाल्ट से। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कम उतनी मैग्नेटिक मोमेंट कम, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो सिंपल बात जो आप अपने माइंड में बिठा लो अच्छे से, वो ये है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो इन बातों को आप अपने माइंड में रखना। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में आपने रखना है। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक ही है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं 1 2, उसमें है हमारा 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 6 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करे। तो मैं स्लोली जा रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ भी आए। तो इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। कल हम गूगल मीट क्लास लगाएंगे, तो अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो, क्वेरी हो, तो कल आप उसको, आपकी उस प्रॉब्लम को मैं कल कवर करूँगा और उसको मैं रिकवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।